स्वागत है आपका दोस्तों वर्मा ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों जेएसएससी की तरफ से एक नया अपडेट आया है। जेएसएससी ने जो है एक नया वैकेंसी जारी किया है जेएसएससी डिप्लोमा लेवल एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, तो डिप्लोमा लेवल एग्ज़ाम को लेकर जो है नोटिस जारी कर दिया है जेएसएससी ने। आज ही जारी किया है ये। विज्ञापन संख्या 4 और विज्ञापन संख्या 5 2023 जो है ये जारी की गई है। दोस्तो62 लगभग 1551 पद जो है रेगुलर और 11 बैकलॉग पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। टोटल की अगर हम लोग बात करें तो 1562 पदों के लिए ये वैकेंसी जारी हुई है। दोस्तों यहाँ पर जो है आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ कहता है ये वैकेंसी। एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होगा, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा, डिटेल सिलेबस क्या होगा और इसकी तैयारी कैसे करना है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों जेएसएससी का ये नोटिस जो है ये क्या कुछ कहता है। आइए जान लेते हैं इसको विस्तार से। दोस्तों ये विवरणिका जो है JDLCCE यानी कि झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023 रेगुलर और बैकलॉग के लिए वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पर हम लोग पहले रेगुलर के बारे में बात करते हैं अगर तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि परीक्षा शुल्क क्या निर्धारित है। दोस्तों परीक्षा शुल्क जो है इसके लिए 100 रुपये का परीक्षा शुल्क निर्धारित है। परीक्षा शुल्क में छूट दिया जाएगा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए, और ये क्या रहेगा, इनके लिए जो है ये 50 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है। उसके साथ ही दोस्तों झारखंड राज्य के जो 40% या इससे अधिक निश्चकता वाले दिव्यांग अभ्यर्थी हैं इनको परीक्षा शुल्क में जो है छूट अनुमानित किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि रिक्तियों का विवरण क्या है। आइए देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज जारी की गई है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं रिक्तियों का विवरण दिया हुआ है। रिक्तियों का विवरण कुछ इस तरह से है कि कनीय अभियंता यांत्रिक, ठीक है, यानी कि मैकेनिकल के लिए जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत इसके लिए जो है दोस्तों टोटल 26 पोस्ट जो है ये जारी किया गया है। इसके बाद दोस्तों कनीय अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर असैनिक यानी कि सिविल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत दोस्तों इसके लिए आप देख सकते हैं 223 पोस्ट जो है ये जारी किया गया है। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का जो पोस्ट निकला है, इसके लिए जो है दोस्तों टोटल जो है ये 55 पोस्ट जो है जारी की गई है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं पाइपलाइन इंस्पेक्टर का भी पोस्ट निकला है। पाइपलाइन इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी जो है ये 16 पद रिक्त है। 16 पदों के लिए ये बहाली की गई है जारी। उसके बाद दोस्तों जेई विद्युत के लिए जो है दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, इसके लिए जो है दोस्तों ये 46 पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। बात करते हैं अगला सीरियल नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि कनीय अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत जो रहेगा, इसके लिए दोस्तों 188 पदों के लिए वैकेंसी जो है ये जारी की है जेएसएससी ने। कनीय अभियंता यांत्रिक की अगर हम लोग बात करते हैं यानी कि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की नगर विकास और आवास विभाग के अंतर्गत, तो इसके लिए जो है 51 पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। इसी तरह दोस्तों कनीय अभियंता असैनिक यानी कि सिविल जल संसाधन विभाग के अंतर्गत टोटल 400 पदों के लिए जो है ये वैकेंसी जारी की है जेएसएससी ने। आगे हम लोग देख लेते हैं कि कनीय अभियंता यांत्रिक जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जो है टोटल 30 पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। कनीय अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत जो है 457 पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और पद जो है दोस्तों ये है मोटरयान निरीक्षक का। मोटरयान निरीक्षक के पद के लिए जो है 44 वैकेंसी जो है जेएसएससी ने जारी की है। आगे देख सकते हैं आप कि कनीय अभियंता कृषि अभियंत्रण कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत जो है इसके लिए आप देख सकते हैं कि 11 पदों के लिए जो है ये वैकेंसी जारी की गई है। बात करते हैं कनीय अभियंता विद्युत यानी कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो इसके लिए ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जो है ये टोटल 4 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई। तो ये था दोस्तों पदों का जो है विवरण। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पूरा डिटेल देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितने पद का आरक्षण है। इन सभी बातों को आप देख सकते हैं। इतना सारा डिटेल मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा इससे। आगे हम लोग देखते हैं कि कोटिवार एक और पॉइंट दिया है कि कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि जो रिक्तियों की संख्या है ये बाद में संशोधित किया जा सकता है। आगे हम लोग देख लेते हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में। दोस्तों यहाँ कंडिका 3 में वर्णित पदों के लिए वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है ये इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि इसका वेतनमान क्या है, किस पद के लिए वेतनमान क्या है और इसका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, यानी कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पहला है स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर जो पद है, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए जो पोस्ट है ये ग्रुप सी में आएगा, समूह ग में, अराजपत्रित पद है, लेवल 4 में है।
और दोस्तों इसमें है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा या ITI आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, ये अनिवार्य योग्यता है, न्यूनतम सेक्शन की योग्यता है। उसके बाद आता है पाइपलाइन इंस्पेक्टर, ये भी जो है ग्रुप C का पोस्ट है, पे लेवल मैट्रिक्स 2 में आएगा। मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से यानी कि किसी ITI इंस्टीट्यूट से प्लम्बिंग ट्रेड में जो है आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य रखा गया है। इसके बाद है कनीय अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए समूह ख का अराजपत्रित पद है, ग्रुप B पोस्ट है, पे लेवल मैट्रिक्स 6 में आता है ये। और यहाँ पर जो है दिया गया है कि विधि द्वारा स्थापित एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा। ठीक है, यानी कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। कहा जा रहा है कि संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन देने के पात्र होंगे। अगर आप इससे उच्च तकनीकी योग्यता रखते हैं तो भी जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप BTech MTech किए हुए हैं तब भी आप इन पदों के लिए वैकेंसी इन पदों के लिए जो है आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आगे दिया जा रहा है कि कनीय अभियंता विद्युत जो कि समूह ख अराजपत्रित पद के लिए है, लेवल 6 का ये पोस्ट है। इसमें कहा जा रहा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत में डिप्लोमा करना है। ठीक है, विद्युत इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। आगे एक और फिर से यहाँ पर क्लाउज दिया गया है कि संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन देने के पात्र होंगे। यानी कि अगर आप इससे उच्च तकनीकी योग्यता कुछ रखते हैं, इससे अपर लेवल का कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो आप जो है तब भी आप इस पद के लिए योग्य हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है कि कनीय अभियंता असैनिक पद के लिए जो है, जो कि समूह ख अराजपत्रित पद है, इसके लिए कहा जा रहा है कि पे मैट्रिक्स लेवल 6 का ये पद होगा। और इसमें भी ऐसा ही है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, असैनिक के लिए जो है आपको असैनिक यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के पद के लिए आपको सिविल में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। कहा जा रहा है कि संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन देने के पात्र होंगे। इसी तरह यहाँ पर जो है कनीय अभियंता कृषि अभियंत्रण के लिए जो है, ठीक है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है पे लेवल मैट्रिक्स 6 के लिए जो है पे मैट्रिक्स लेवल 6 के लिए ये पद है। और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि कृषि अभियांत्रिकी में डिप्लोमा यानी कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए मिनिमम। इसके आगे की योग्यता भी अगर आप रखते हैं टेक्निकल योग्यता, तब भी आप इसके लिए योग्य हैं। कहा जा रहा है कि मोटर यान निरीक्षक, ठीक है, मोटर यान निरीक्षक का पद, इसके लिए भी जो है वैकेंसी जारी की गई है। पे मैट्रिक्स लेवल 6 के लिए है। ठीक है, 7th CPC के अंतर्गत पे मैट्रिक्स लेवल 6 का ये पद है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि विधि द्वारा स्थापित एवं केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि उच्च तकनीकी योग्यताधारी के लिए योग्यताधारी जो हैं ये भी आवेदन के पात्र होंगे। अब कहा जा रहा है कि तकनीकी योग्यता में क्या होना चाहिए कि गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्ति का धारण करना। ठीक है, ये तकनीकी योग्यता यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपको ध्यान रखना है कि अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की जो अंतिम तिथि है, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है, इससे पूर्व तक, ठीक है, यानी कि उस तिथि तक आपके पास ये शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, यानी कि आप उत्तीर्ण हुए होने चाहिए। अगर आपके पास ये उत्तीर्णता प्रमाण पत्र नहीं है तब जो है अगर आप उत्तीर्णता ये निर्धारित जो शैक्षणिक योग्यता है ये धारण नहीं करते हैं तो आप जो है इसके लिए अयोग्य समझे जाएंगे। आगे यहाँ पर दिया हुआ खेलकूद कोटा के बारे में भी कुछ दिया हुआ। उसके बाद आयु सीमा पर आते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, आयु सीमा, कि इसके लिए जो है न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या रखा गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा के कैलकुलेशन का जो संदर्भ तिथि यानी कि रेफरेंस डेट जो है ये आप देख सकते हैं। जितने भी पद हैं अलग अलग पदों के लिए ये आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल। ठीक है, कनीय अभियंता विद्युत JEE इलेक्ट्रिकल के लिए जो है यहाँ पर देख सकते हैं 1/8/2023 ये जितने भी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है सबके लिए न्यूनतम यानी कि मिनिमम एज लिमिट जो है वो उसकी गणना होगी 1/8/2023 के आधार पर। और दोस्तों 1/8/23 पर जो है आपको 18 वर्ष पूर्ण किया हुआ होना चाहिए। आगे कहा जा रहा है कि अधिकतम आयु सीमा की गणना का संदर्भ तिथि क्या है, 1 अगस्त 2019। ठीक है, 1 अगस्त 2019 के आधार पर अधिकतम आयु सीमा की गणना की जाएगी। ये यहाँ क्लियर किया गया। अधिकतम आयु सीमा जो है कैसा रहेगा
यहाँ पर जो है डिटेल में दिया हुआ है। अनरिजर्व के लिए और EWS के लिए जो है 35 वर्ष, BC1 BC2 के लिए 2 साल का छूट दिया गया है 37 वर्ष। महिला जो है अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जितने भी कैटेगरी के महिला हैं इसके लिए 38 वर्ष। SC ST के पुरुष और महिलाओं के लिए जो है 40 वर्ष का ये एज लिमिट दिया हुआ है, अधिकतम उम्र सीमा जो है दी गई है। आगे हम लोग देख लेते हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम के लिए जो है जब आप फॉर्म भरेंगे वो ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि आवेदन में प्रविष्टियों के में संशोधन जो है वो कैसे कर सकते हैं आप। तो इसके लिए रेफरेंस डेट दिया हुआ है 29/6 से 1/7/2023 की मध्य रात्रि तक जो है प्रविष्टियों में संशोधन के लिए आपको लिंक दिया जाएगा। आइए देख लेते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इनके बारे में, कैसे कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, कब से कब तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर कहा जा रहा है। ये कंडिका 15 आप देख सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ, ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियाँ जो है वो निम्नवत है। किस तरह से आप ये आवेदन को पूरा कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन करने और सूचना दर्ज करने तो 25/5 से 24/6 तक की मध्य रात्रि तक जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 25 मई से शुरू हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन और 24 जून तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा। उसके बाद आपको समय दिया जाएगा परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए। 26 जून तक यानी कि 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए। उसके बाद है कि फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 28 जून तक का आपको समय दिया जाएगा। और उसके बाद 29 जून से लेकर 1 जुलाई तक जो है आप इसमें से अगर कोई अशुद्धि रह गया हो तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। बस इन चीज़ों को छोड़कर आप अपना नाम सुधार नहीं कर सकते। जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या, इन चीज़ों को छोड़कर जो है आप बाकी चीज़ों को सुधार कर सकते हैं। आपको जो है फिर से टाइम दिया जाएगा 29/6 से 1 जुलाई तक। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिए कि आप जो है अपना नाम या जन्म तिथि या ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को जो है गलत मत एंट्री कीजिएगा। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगर मिस्टेक से हो जाता है तो फिर आप नया एप्लीकेशन भर दें, ठीक है। आगे है कि परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया यहाँ दिया हुआ है कि जब आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कैसे करेंगे तो ऑनलाइन आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। पदों का विकल्प के बारे में दिया हुआ है कि पदों का विकल्प जो है आपको प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उपलब्ध पदों के लिए अधिमानता क्रम में विकल्प दे सकते हैं। यानी कि जो आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर आप पदों का विकल्प दे सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है इस पूरे सेक्शन का वो है कि परीक्षा का स्वरूप, कि एग्ज़ाम किस तरह से होगा और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों की तैयारी करनी है, ठीक है। कहा जा रहा है परीक्षा का स्वरूप, तो यहाँ पर जो है ये क्लियर किया गया है कि परीक्षा जो है ये होगा CBT बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और अगर अलग अलग भाग में लिया जाएगा, अलग अलग समूह में लिया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जो है ये मार्क्स दिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम जो है वो किस तरह से होगा। एक चरण में होगा परीक्षा, जिसको हम लोग मुख्य चरण कहेंगे, यानी कि मेंस एग्जाम होगा बस एक ही चरण में, ठीक है। और इसमें जो है प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें से होगा एग्ज़ाम में। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। कहा जा रहा है कि मुख्य परीक्षा जो है वो किस तरह से होगा। मुख्य परीक्षा यानी कि परीक्षा जो है एक ही एग्ज़ाम होगा जो कि मेंस एग्ज़ाम होगा। तो कहा जा रहा है कि कैसा होगा, तो कहा जा रहा है कि मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, ठीक है। 2 पेपर्स होंगे, 2 पेपर्स होंगे और 2 पालियों में लिया जाएगा ये परीक्षा, और ठीक है। कहा जा रहा है प्रत्येक पत्र की परीक्षा जो है यानी कि हर एक पेपर 2 घंटे का होगा, यानी कि एग्ज़ाम जो है ये 2 पेपर में होगा, पेपर 1 और पेपर 2, और 2-2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर जो है आपको नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। पेपर कैसा रहेगा तो आप देख सकते हैं कि पेपर के बारे में दिया हुआ कि पेपर 1 जो है ये कुल 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय रहेगा। सामान्य अभियांत्रिकी यानी कि इसमें जो है जनरल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे, जो वो 80 प्रश्न जो हैं 80 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज से जो है करीब 40 प्रश्न जो है ये यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये चीज़ क्लियर किया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि अभियांत्रिकी के लिए, ठीक है, विषय जो है अभियांत्रिकी, जो पेपर 2 जो है ये इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ रहेगा और उसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी 2 घंटे का समय होगा। और इसमें कहा जा रहा है कि कनीय अभियंता विद्युत के लिए विद्युत इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा। कनीय अभियंता असैनिक के लिए सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा। यांत्रिकी यानी मैकेनिकल के लिए जेई मैकेनिकल के लिए
मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न, कृषि अभियंत्रण के लिए जो है कृषि अभियंत्रण से जुड़ा हुआ प्रश्न, और मोटर यान निरीक्षक के लिए जो है ये दिया हुआ है कि यांत्रिकी या ऑटोमोबाइल अभियंत्रण से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पर आपको परीक्षा का स्वरूप पता चल जा रहा है कि एग्ज़ाम किस तरह से होगा। आगे जो है ये डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, डिटेल सिलेबस पर हम लोग अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये था जेएसएससी का डिप्लोमा लेवल एग्ज़ाम को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।